और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि कीव पर कब्जे के लिए लड़ाई तेज हो गई है। कीव और खार्किव में रूसी सेना हमले कर रही है, असॉल्ट कर रही है। टीवी टार, कीव टीवी टार, ये तस्वीरें कल शाम आई। इस पर रशियन फोर्सेस द्वारा अटैक किया गया। इसके अलावा खार्किव का सेंट्रल स्क्वायर, वहां पर भीषण जंग छिड़ी, वहां पर भी अटैक्स किए गए। तो लगातार रशियन फोर्सेस जो हैं अपने अटैक्स को उनमें तेजी ला रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस जो 2 दिन तक पहले तक ये कहते रहे कि वो रशिया का जो मार्च है टुवर्ड्स कैपिटल कीव वो उसे स्लो डाउन कर पाए हैं, लेकिन हमने कल ये देखा कि रशियन फोर्सेस के असॉल्ट जो हैं, हमले जो हैं, उसमें अब तेजी आ रही है और कैपिटल कीव पर कब्जे के लिए जो लड़ाई है अब वो तेज होती जा रही है। लगातार इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो ईयू के लेवल पर हो। कल प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूरोपियन पार्लियामेंट में उनका एड्रेस हुआ। वेस्ट को भी एक तरीके से उन्होंने टॉन्ट किया कि आज अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आप आगे कैसे होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर वेस्ट को याद दिलाया उन्होंने, यूरोपियन यूनियन को याद दिलाया उन्होंने कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दी जाती है उनका वायलेशन किया जा रहा है रशियन फोर्सेस द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये, भले ही वो टॉन्ट कर रहे थे लेकिन उनके एड्रेस के बाद उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और तस्वीरें कीव से यूक्रेन के अलग अलग सिटी से लगातार आ रही हैं और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन सेना की जो अज़ोव रेजिमेंट है उसने हमला किया है, क्रिमिया में निशाना बनाया है रूसी फोर्सेस को और ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के जो मिलिट्री वाहन हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उन्हें टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो एक तरफ रूस के असॉल्ट की बात की जा रही है, रूस के जो अटैक्स हैं उनमें तेजी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन द्वारा भी रशियन फोर्सेस पर एक बड़े हमले का दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने बड़ा हमला किया है और रूसी फोर्सेस पर ड्रोन से हमला ये किया गया है, जिसमें रशिया के जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जैसा कि आप इस वक्त अपनी इस तस्वीर में देख रहे हैं जीरो इन करते हुए। और ये यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा, आपको स्पष्ट करते हुए यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने रूस की बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, वाहन जो हैं, उन्हें तहस नहस किया है। और लगातार यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि बड़ी संख्या में उसने रशियन फोर्सेस को, रशियन सोल्जर्स को कैजुअल्टी दिए हैं, जो युद्ध से जुड़ा हुआ सामान है उसे नष्ट किया है। और वहीं रशियन फोर्सेस का दावा ये है कि वो बहुत तेज़ी से कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल ये खबर आई, सैटेलाइट इमेजेस आई थी जिनमें 64 किलोमीटर लंबा रशियन फोर्सेस का काफिला बताया गया था। और इन तस्वीरों के बीच रात फिर एक और तस्वीर आई जिसमें रशिया ने कीव टीवी टार को निशाना बनाया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा कि सिविलियंस की मौत हुई। लगातार यूक्रेन वॉर क्राइम्स की बात कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट किए जाने की बात कर रहा है। और अब आप देख रहे हैं जो बड़ी बातें प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कही गई, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मौजूदा लड़ाई है रूस और यूक्रेन के बीच, ये इतिहास में जाएगी, रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी, हिस्ट्री बुक्स में जाएगी। यूक्रेन के लोग बहादुरी से सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये रिजॉल्व दोहराया कि अमेरिका पूरे तरीके से यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। इस हमले को जो बाइडेन ने दुनिया की जो फ्रीडम है या स्वतंत्र सोच है उस पर हमला करार दिया, ये स्पष्ट करते हुए कि यूएस फोर्सेस जो है वो यूक्रेनियन सॉइल पर नहीं उतरेंगे। साथ ही ये भी कहा, लेकिन अगर पुतिन वेस्ट की तरफ आगे बढ़े तो परिणाम गंभीर होंगे। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच इसे लड़ाई करार दिया, पुतिन को डिक्टेटर बताया और कहा कि परिणाम जो है वो गंभीर होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान और हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला हैं। जनरल कादियान, सबसे पहले जो तस्वीरें आई हैं जिसमें हम क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, वॉर ऑफ नैरेटिव की बात बार बार कर रहे हैं, बीते 6 दिन में लगातार की है, 7वां दिन आज। सबसे पहले ये जो तस्वीरें कीव टीवी टार को डिस्ट्रॉय किया गया, या जो खार्किव में लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कल ये कहा जा रहा था कि शायद आज फाइनल असॉल्ट लॉन्च करेंगे रशियन फोर्सेस। जो तस्वीरें हैं उसके हिसाब से लड़ाई कहां खड़ी है? अदिति, कीव और खार्किव में लड़ाई चल रही है। दोनों बड़े शहर हैं। कीव तो सबसे बड़ा शहर है, 30 लाख की पॉपुलेशन है। खार्किव करीब 14 लाख की है। आमतौर पर ऐसा होता है जब ऐसे बड़े शहर को आपने कब्जा करना है
तो सीज लगाई जाती है, बजाय इसके कि आप फायर करते रहें, वो भी होता है, लेकिन सीज लगाई जाती है, उसकी बिजली बंद कर दी जाएगी, गैस बंद कर दी जाएगी, लोगों को हीटिंग नहीं मिलेगी, और ऐलान किया जाएगा कि जो लोग निकलना चाहते हैं अपने हथियार जो उन सब के पास हैं या काफ़ी लोगों के पास हैं वो जमा करें, और पश्चिम की तरफ शायद वो जाना चाहेंगे, तो उसमें समय लगता है। देखिए, एक रणनीति का नियम है कि जब आप एक एडवर्सरी को, एक प्रतिद्वंदी को घेरते हो तो कोई ना कोई एस्केप का रास्ता छोड़ देना चाहिए, वरना उसके पास कोई चारा नहीं है, वो खड़ा होकर लड़ेगा। रशिया को पश्चिमी देशों ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, एयर स्पेस बंद हो गई, उनके जहाज बहुत सारे देश के पोर्ट पर नहीं जा सकती, और कल टर्की ने भी इस इन्वेजन को वार का दर्जा दिया है, जिससे वो 1936 के एक एग्रीमेंट के तहत इनकी जो एग्जिट थी, शिप और सबमरीन, उनका मेडिटेरियन में जाना बंद हो जाएगा, उनको स्पोर्ट से अलग कर दिया, अपने फिल्म फेस्टिवल से अलग कर दिया है। तो अगर आप इनको घेरे रहेंगे तो पुतिन जो उसकी लीडरशिप, जो उसका व्यक्तित्व है, उसने पहले ही न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट किया है, तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ये सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि हालात गंभीर हो सकते हैं। कर्नल अनुराग, एक कमेंट आपका भी लेना चाहती हूँ। न्यूज एजेंसी AFP द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि रशिया के जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं वो लैंड कर रहे हैं खार्किव में, जो कि यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। कियव जाहिर तौर पर कैपिटल, और खार्किव जहां पर भीषण जंग चल रही है, इंटेंस फाइट चल रही है। ये पूरी लड़ाई अब किस तरफ बढ़ रही है? जी, जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस होगी, जैसे जैसे वॉर बढ़ती जाएगी, तो इस तरह की खबरें सामने आती जाएंगी, और ये प्रोग्रेस इस बात को दिखाता है कि रशियन एक्चुअली गेन कर रहे हैं। और धीरे धीरे, जैसे कल रात की तस्वीरें आई जिसमें कि सरकारी टावर्स को निशाना बनाया गया, सरकारी सदनों को निशाना बनाया गया, तो इससे महसूस होता है कि धीरे धीरे कीव और खार्किव दोनों डाउन जा रहे हैं और रशिया गेन कर रहा है उसके ऊपर। अब आने वाले समय में नए नए टेक्निक यूज़ किए, जैसे कि ड्रोन अटैक्स यूज़ किए जाएंगे। ड्रोन इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप किसी भी दुश्मन के निशाने को टारगेट कर सकते हैं बिना अपने ट्रूप्स को एक्सपोज किए हुए। तो ये जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे इस तरह की खबरें आती जाएंगी। यहाँ पे क्या हम बड़ी वॉर की तरफ हैं, जैसा कि इमैनुअल मैक्रों ने कुछ दिन पहले कहा, क्योंकि कल शाम को जब किएव टीवी टावर को निशाना बनाया गया, तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट्स द्वारा दावे किए गए थे कि शायद अब फाइनल असॉल्ट रशियन फोर्सेस का होगा कैपिटल किएव पर, और अब ये लड़ाई होगी आर पार की किएव को लेकर। ये आपको लग रहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो रेजिस्टेंस पुटअप कर पाए हैं, और हैरान किया है उन्होंने रशियन फोर्सेस को, शॉक दिया है एक्चुअली? नहीं, यूक्रेन एक मजबूत देश है और इतना आसान नहीं होगा रशियन फोर्सेस को एक पूरी कैपिटल को टेक ओवर करना, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मेन चीज़ ये है कि जान माल को, नुकसान को भी बचाना है और दुश्मन का मनोबल भी डाउन करना है। रशियन फोर्सेस ने स्टार्टिंग से ही उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को टारगेट किया है, जैसे कि एयरपोर्ट, रोड, ऑयल टैंकर, एंटी मिसाइल यूनिट्स। तो इन चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे क्लोज करते चले गए हैं, और अब वो सरकारी सदनों को निशाना बना रहे हैं, जिसका सेकंड फेज में वो लोग उस पर फिजिकली अटैक करेंगे। जनरल कादियान, ये जो एक तरफ ये इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, दूसरी तरफ ये, अगर मैं रेटोरिक वर्ड का इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन खड़े होकर कहते हैं कि हम ग्राउंड पर ट्रूप्स नहीं उतारेंगे, लेकिन हाँ, अगर रशिया ने वेस्ट की तरफ देखा तो परिणाम गंभीर होंगे, तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ देखेगा नहीं। ये मियर रेटोरिक है या आप इसमें कुछ सब्सटेंस भी देखते हैं? हर तरफ से जो खबरें आ रहे हैं, हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और लेकिन पूरे अंधेरे में अगर एक रोशनी की किरण है वो ये है कि दोनों के आपस में बातचीत हो रही है। पहला राउंड हो चुका था जो कामयाब नहीं हुआ, पहला राउंड कामयाब होता भी नहीं है। आज वो दोबारा 2 तारीख को मिल रहे हैं। जो डिमांड थी, जेलेंस्की भी ये डिमांड है कि रशिया सीज फायर करे और वापस चला जाए, वो डिमांड तो शायद नॉन स्टार्टर है। उधर रशिया की डिमांड है कि पहले तो यूक्रेन जो क्रीमिया है उसको रशिया का हिस्सा माने कॉन्स्टिट्यूशनली, फिर सेना डिसआर्म हो जाए, और फिर डीनाजिफिकेशन जो भी उसका मतलब है वो कहना चाहता है, और सत्ता पलट जाए। तो आज दूसरा राउंड है, थोड़ी डिमांड भी वो डाइल्यूट हो जाती है दोनों तरफ से, और होनी भी चाहिए।
तो ये बातचीत चल रही है, अपने आप में पॉजिटिव है। भारत की जो डिप्लोमेटिक स्थिति है वो बड़ी एक किस्म से हम एज पर बैठे हुए हैं कि किस तरफ जाएं। एक तरफ रशिया है जिसने ऐतिहासिक तौर पर भारत की हमेशा मदद की है। यूनाइटेड नेशन में जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया गया उन्होंने वीटो किया। 1971 की लड़ाई में बहुत मदद की थी। और आज भी 50% हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। आप एकदम उसको चाहें तो भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी हमारी सारी जो मेंटेनेंस रिपेयर फैसिलिटीज़ हैं वो ओरिएंटेड है। अगर आपने दूसरे देशों से लेना है समय बहुत लगेगा। तो भारत की जो स्थिति है, रशिया से और अमेरिका से हमारे ताल्लुक अच्छे हैं 12-15 साल से कम यूक्रेन से हमारे ताल्लुक अच्छे हैं। तो भारत तो यही चाहेगा कि ये गुडविल बनी रहे, कोई तरीका निकल आए लड़ाई खत्म होने का। इसीलिए भारत बार बार कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकाला जाए। भारत ने कहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर ही इसका सोल्यूशन निकाला जाए। बार बार इस बात को दोहरा रहा है भारत। कर्नल अनुराग, भारत के लिए भारत के पर्सनल स्टेक्स हैं इस लड़ाई में। इस भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। कल बहुत ही दुखद खबर आई थी कि एक भारतीय की मौत हो गई गोलीबारी में। कितना चैलेंजिंग होता है जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, वॉर जोन्स होते हैं और वहां से आपको अपने लोगों को निकालना होता है। सच में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वॉर जोन के अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउड नहीं होता है और कोई भी उस दौरान एयर स्पेस को यूज़ करने की इजाज़त नहीं देता है। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी के द्वारा 13 फरवरी से ही वार्निंग जारी की थी और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था अपने नागरिकों को कि वहाँ से निकल जाएं। लेकिन शायद उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि जो लोग डिसीजन ले पाए और लास्ट में जब युद्ध शुरू हो गया तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए देखे गए। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तकरीबन 2000 के आसपास हमारे सिविलियंस वहाँ से निकाले जा चुके हैं और लगभग 20,000 कैपिटल को छोड़ के जा चुके हैं। अभी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के थ्रू 26 न्यू फ्लाइट का ऐलान किया है, जिसके अंदर जनरल कादियान, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस तरह से दूसरे देशों के लोग फंसे रहते हैं, उनको निकालने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि एक भारतीय की मौत की बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई। उसके बाद भारत ने तलब किया रूस और यूक्रेन के राजदूत को, लेकिन ग्राउंड पर ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, खासतौर पर जब वो वॉर जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो? सवाल मुझसे अदिति जी? जी जी जनरल कादियान, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, देखिए, डिप्लोमेसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब भी लड़ाई होती है बातचीत कहीं ना कहीं न्यूट्रल कंट्री में या किसी की मध्यस्थता के थ्रू बातचीत चलती रहती है। भारत तो इसमें मध्यस्थता करने के लिए भी राजी होगा, क्योंकि भारत की गुडविल दोनों तरफ है, यूक्रेन की तरफ भी और रशिया की तरफ। और भारत को इसकी कोशिश भी बता रहे थे कि कैसे ये न्यूज एजेंसी द्वारा दावा किया जा रहा है कि खार्किव में जो एयरबॉर्न रशियन सोल्जर्स हैं वो उतरे हैं। वही बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों के बाद फिर से दिखा रहे हैं कि खार्किव में रूस के जो एयरबॉर्न ट्रूप्स हैं वो उतरे हैं। खार्किव में लड़ाई बहुत क्लोज हो रही है, इंटेंस हो रही है। रशियन फोर्सेस द्वारा सिविलियंस को टारगेट करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वीडियोज ऐसे आए हैं यूक्रेन के हवाले से, यूक्रेन द्वारा रिलीज किए गए हैं, जिसमें रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया गया है। जी जनरल कादियान, प्लीज बात पूरी करें। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर लगातार चलती रहती है। ये जेलेंस्की की मौत की खबर है, ये भी सच है, झूठ है, कोई नहीं कह सकता। उधर ये भी खबर है कि जब से पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट किया है तो रशिया की सेना उसमें खुश नहीं है और उसका सत्ता पलट हो सकती है। 5-6 नाम भी दिए जो उनकी जगह ले सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर तो डिफेंस मिनिस्टर का नाम है। तो क्या सच है क्या नहीं है तो फॉग ऑफ वार है, ये तो समझ बूझ के चलना पड़ेगा। लड़ाई चल रही है, बातचीत हो रही है, शहरों में लड़ाई है तो कैजुअल्टी सिविलियंस की होगी। हालांकि रशिया की कोशिश होगी। अगर आप इतिहास को देखें तो रशियन और यूक्रेन तो एक ही खून के डिसेंडेंट हैं, वो तो एक ही हिस्सा था, पहले एक ही देश था। तो रशियन भी ये नहीं चाहेंगे कि खाम खा की कैजुअल्टीज सिविलियन पर डाली जाए। उन्होंने ऐलान भी किया है, वो तो मिलिट्री टारगेट के सिर्फ हिट कर रहे हैं।
अगर मिलिट्री टारगेट और सिविलियन टारगेट साथ साथ हैं तो कोलेटरल डैमेज होना ज़रूरी है। अब कितनी कैजुअल्टीज यूक्रेन की तरफ से हुई हैं, कहीं तो 5,000 की फिगर दी जा रही है, कहीं कुछ 100 की फिगर दी जा रही है, तो ये भी फॉग ऑफ वार में किसी को नहीं पता है, विशेषकर जबकि रशिया की तरफ से कोई समाचार आ नहीं रहे। रशिया को आपने कट ऑफ कर दिया है पूरे तरीके से। अमेरिका आज के दिन उनकी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, उनकी मिलिट्री सबसे स्ट्रांग है और उनकी बात चलती है यूरोप में। अमेरिका को भूगोल का बड़ा फायदा है, उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। मैं आपसे अमेरिका के दोनों तरफ आपसे एक और कमेंट दूंगी सर, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से कीव टीवीटार को कल अटैक किया गया था। कल शाम ये तस्वीरें आई थी। इसके अलावा जो यूक्रेनियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा कई तस्वीरें जारी की गई है। तो टीवीटार पर जब बड़ी स्ट्राइक की गई है उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार जी न्यूज़ पर, और लगातार एयर सायरन सुने गए हैं कैपिटल कीव में। और ये किस तरह का डैमेज वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर फायर फाइटर्स के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा किस लेवल का विनाश हुआ है और कितना चैलेंजिंग है वहाँ पर जो फायर फाइटर्स आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आप यूक्रेनियन फोर्सेस की तो बात कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए इन फायर फाइटर्स के लिए कितने सारे चैलेंजेस हैं। वहाँ पर जो हॉस्पिटल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनके सामने कितने तरीके के चैलेंजेस हैं। ये जो एसेंशियल सप्लाईज को इंश्योर करने वाला स्टाफ है, इनके सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहते हैं यूक्रेनियन पार्लियामेंट द्वारा एक और वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि रशियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक की है मिलिट्री बेस पर, और साथ ही ये कहा कि रेजिडेंशियल नेबरहुड्स को भी निशाना बनाया गया है। कहा, प्लीड किया, अपील की इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो इस लड़ाई को रोके, वॉर क्राइम्स को रोके। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को डिक्टेटर बताया, ये दावा किया कि इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद व्लादिमीर पुतिन साइडलाइन हुए हैं, अलग थलग हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, और ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है इसे हिस्ट्री बुक्स में दर्ज किया जाएगा। इसे तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र का नाम उन्होंने दिया। और एक तरफ ये तस्वीरें, लड़ाई की तस्वीरें, युद्ध की तस्वीरें जिनमें आप विनाश देखते हैं, विध्वंस देखते हैं, तबाही देखते हैं, और दूसरी तरफ आपको ये भी याद दिला दें कि दोनों देशों के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। हालांकि पुतिन ये कह चुके हैं कि बातचीत से किसी समाधान पर पहुंच जाना ये थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ लगातार ग्राउंड पर लड़ाई जारी है। ये तस्वीर, कल की तस्वीर, आरपीजी से, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किस तरह रशियन टैंक को निशाना बनाया गया यूक्रेनियन सोल्जर द्वारा, ये तस्वीर आपने लगातार जी न्यूज़ पर देखी है। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अब अपना स्पेस बंद कर रहा है रशियन फ्लाइट्स के लिए, और डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, इस लड़ाई को जो बाइडेन ने नाम दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.